नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास अर्थात हिस्ट्री की। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। अक्सर आप लोग राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कई प्रश्न मैट्रिक एग्ज़ाम के सेट में देखते होंगे या क्वेश्चन बैंक में देखते होंगे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल मिलाकर के 10 पॉइंट्स को हम लोग को जानना है, ठीक है। जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पॉइंट्स पे हम लोग एक वीडियो हम पहले ही बना के डाल चुके हैं। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यह है इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, क्लास 10th इतिहास की है। अब इसमें 3 पॉइंट्स पे हम चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की परिभाषा, इनका अर्थ, सेम उसी टाइप से वियना सम्मेलन कब हुआ, वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था और इनकी मेज़बानी किसने की, इन सभी प्रश्नों के विषय में डिटेल से हम लोग वहाँ बातचीत किए हुए हैं। ये भाग 1 यानी पार्ट 1 है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 2 अभी पढ़ेंगे जिसमें 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति के विषय में चर्चा है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के, ठीक है, जुलाई क्रांति को, अर्थात जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी। बात कर लेते हैं हम लोग 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति। यह जो कि चार्ल्स एक्स एक शासक थे। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक थे, ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया, ठीक है। अब यहाँ ये जो जुलाई क्रांति है ये किसके शासनकाल में हुई, तो जुलाई क्रांति जो हुई थी ये चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुई। और चार्ल्स एक्स कैसे शासक थे, तो ये निरंकुश थे। निरंकुश का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, मतलब कोई रोक टोक नहीं हो। यह व्यक्ति जो भी कर दे उसमें सभी को हाँ भरना है। और प्रतिक्रियावादी शासक थे। प्रतिक्रियावादी का अर्थ हुआ कि बदले की भावना इसमें ज़्यादा रहती है, ठीक है। प्रतिक्रियावादी का अर्थ क्या हो जाएगा, बदले की भावना ज़्यादा हो। तो चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में, ठीक है। अब यहाँ सवाल रहेगा कि चार्ल्स एक्स कहाँ के शासक थे, तो ये फ्रांस के थे, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। तो इन्होंने 2-3 तरह के कार्य किए। एक तो राष्ट्रवादी भावना यानी जनतंत्र भावना को क्या करना है, दबा देना है। क्या करना है, दबा देना है। यानी फ्रांस में जो राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीय एकता उभर रही थी उस एकता को दबाने का कार्य किसने किया, चार्ल्स एक्स ने किया, ठीक। इसका प्रधानमंत्री पॉलीगनेक था। आप यह भी याद रखिए चार्ल्स एक्स का प्रधानमंत्री कौन था, तो पॉलीगनेक था। चार्ल्स एक्स का प्रधानमंत्री कौन था, पॉलीगनेक था। या बोल सकते हैं पॉलीगनेक किसका प्रधानमंत्री था, तो ये चार्ल्स एक्स के प्रधानमंत्री थे। और ये कहाँ के शासक थे, तो ये फ्रांस के शासक थे। कहाँ के शासक थे, फ्रांस के शासक थे। पॉलीगनेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर, ठीक है, समान नागरिक संहिता एक कानून था जिसको बनाए थे लुई 18वां, ठीक है। ये लुई 18वां इनसे पहले के शासक थे, फ्रांस के ही थे। तो लुई 18वां एक कानून बनाए थे जिसका नाम था समान नागरिक संहिता, जिसमें नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार दिए थे समानता के रूप में। और इनके स्थान पर, ठीक है, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना करने का प्रयास तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का भी प्रयास किया था। पॉलीगनेक ने लुई 18वें द्वारा, ठीक है, पॉलीगनेक तो प्रधानमंत्री थे, राजा कौन थे, जो चार्ल्स एक्स थे। इनका प्रधानमंत्री कौन था, पॉलीगनेक था। और पॉलीगनेक काम कर रहे थे, ठीक है, कार्य कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, तो इनसे पहले वाले जो राजा थे लुई 18वां, ठीक है, इसने एक कानून बनाया जिसका नाम था समान नागरिक संहिता। अब इस कानून को हटाकर इसके जगह पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर रहे थे, ठीक है। और इसी को शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सभी को विशेषाधिकार दे रहे थे, यानी विशेष अधिकार। अब ये शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग क्या होता है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग क्या है, ठीक है। यानी समाज का कोई उत्कृष्ट व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, आर्थिक रूप से संबल व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार दे देना, यही होता है शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग।
ठीक है। अब वैसे कुछ राजनीतिक समूह हो सकते हैं, कुछ जाति या धर्म के रूप में हो सकते हैं, उस टाइप के व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा रहे थे पोलिगनी, ठीक है। प्रतिनिधि सदन तथा दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनी के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, ठीक है। वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि सदन थे, ठीक है, और उदारवादी नेता थे, उदारवादी लोग थे, उन्होंने पोलिगनी के विरुद्ध क्या किए, गहरा असंतोष प्रकट किए, यानी इनके इस विचार से लोग सहमत नहीं थे। और पेरिस में, और पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और पेरिस में 28 जून 1830 ईस्वी को, कब, तो 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं पोलिगनी ने शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर रहे थे और समान नागरिक संहिता को हटा रहे थे। इसके कारण, ठीक है, वहाँ के उदारवादियों ने एक आंदोलन चलाया जिसे गृह युद्ध बोल सकते हैं। और यह गृह युद्ध कब चला, 28 जून 1830 ईस्वी को। यह 28 जून कब, 1830 ईस्वी को ये चालू हो गया, आरंभ हो गया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध में, ठीक है, चार्ल्स एक्स ने इस विरोध में के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। उदार तत्वों का अर्थात बोल सकते हैं वहाँ की जनता का, या वहाँ जनता के जो हितैषी हैं उन लोगों का गला घोटने का प्रयास किया, यानी उन लोगों पर शोषण करने का अधिकार किया, यानी उनको दबाने का प्रयास किया, यानी उनके अधिकार को दबा दिया जाए, ऐसा प्रयास चार्ल्स एक्स ने किया। और ये कब किया, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। इसके लिए इन्होंने 4 विशेष कानून, जिसको 4 अध्यादेश बोल सकते हैं, 4 विशेष कानून लागू किए, ठीक है। चूँकि गृह युद्ध 28 जून को आरंभ हुआ था और इसे दबाने का कार्य 25 जुलाई को किया गया, इसलिए इसे जुलाई क्रांति कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे, जुलाई क्रांति कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिणाम स्वरूप चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, ठीक है। अब मजबूरन चार्ल्स एक्स को क्या हुआ, वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि क्रांति बहुत अधिक भड़क गई थी। उनकी जो राजधानी थी पेरिस, वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। कहने का मतलब वहाँ के लोग, ठीक है, राजा के विरुद्ध में नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इस कारण से मजबूरन फ्रांस के जो शासक थे चार्ल्स एक्स, इनको वहाँ से जाना पड़ा, या वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। और ये कहाँ गए, तो ये इंग्लैंड चले गए, ठीक है। ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। और इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार फ्रांस में बोर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि चार्ल्स एक्स, ठीक है, चार्ल्स एक्स किस राजवंश के शासक थे, तो ये बोर्बो राजवंश के शासक थे। और यह कहाँ चले गए, तो इंग्लैंड चले गए। और किस क्रांति के कारण, तो जुलाई क्रांति के कारण। जुलाई क्रांति को जुलाई क्रांति ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजा ने अंतिम अध्यादेश 25 जुलाई 1830 ईस्वी को पारित किए थे, ठीक है। अब राजा को ऐसा अध्यादेश क्यों पारित करना पड़ा, क्योंकि उनकी राजधानी फ्रांस में ही गृह युद्ध आरंभ हो गया था 28 जून को। उनके तुरंत बाद राजा ने उसे रोकने के लिए, दबाने के लिए 4 अध्यादेश पारित किए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक नोट है, इसको हम लोग जान लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग क्या बताए कि चार्ल्स एक्स कहाँ चले गए थे, वह फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चले गए थे। तब यहाँ बोल रहे हैं कि फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बोर्बो राजवंश के स्थान पर लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप यानी आर्लियंस वंश, यहाँ पे मिस हो गया है थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा, आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो आर्लियंस वंश के शासक कौन बने, लुई फिलिप, ठीक है। और यह क्यों आए, क्योंकि फ्रांस में चार्ल्स एक्स यानी जो बोर्बो राजवंश के शासक थे, उन्होंने फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया था, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनके प्रभाव पर। 1830 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसका क्या प्रभाव हुआ, ठीक है। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आंसर हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और आंसर यहाँ से। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के
प्रभाव निम्नलिखित हैं, ठीक है, निम्नलिखित हैं, यानी 2-4 अलग अलग प्रभाव हैं। अब जैसे नंबर 1 ए नंबर हम लोग जान लेते हैं। कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हुआ। जो कट्टर राजसत्तावादी थे, यानी केवल राजा के ही आदेश को मानने वाले व्यक्ति थे, उनका प्रभाव कम हुआ। और राजा को जो पूर्ण रूप से सपोर्ट करते थे, ऐसे व्यक्ति का भी प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ। पॉइंट नंबर बी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति पुनर्जीवित हुई। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। और इस समय कौन उभर के आ रहे थे? नेपोलियन, ठीक है, फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, ये इस समय उभर करके आ रहे थे। तो फ्रांसीसी क्रांति को पुनर्जीवित की, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य था कि लोकतंत्र को लागू किया जाए, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा उसी समय दिया गया था। बाकी जैसे 1815 ईस्वी का वियना सम्मेलन हुआ, उस समय मेटरनिख ने, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, मेटरनिख ने उन्हें दबाने का प्रयास किया। और दोबारा फिर 1830 ईस्वी में, ठीक है, 1830 ईस्वी में उसी फ्रांसीसी क्रांति को पुनर्जीवित किया गया, यानी उसी सिद्धांत को दोबारा लागू करने का प्रयास किया गया। पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। वियना कांग्रेस का उद्देश्य निर्मूल हुआ। अभी जस्ट हम बताए थे कि 1889 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को दबाने का कार्य किसने किया था? वियना सम्मेलन के तहत किया गया था, ठीक है। और 1830 ईस्वी में फिर वियना सम्मेलन के अंतर्गत जो उद्देश्य था, उनका निर्मूल, अर्थात उनका कोई मूल नहीं रह गया, उनको दबाने का कार्य किया। ये समझ में आ रहा है? 1789 में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का प्रयास था। 1815 में वियना कांग्रेस में राजतंत्र को लाने का प्रयास था। और 1830 में पुनः लोकतंत्र लाने का प्रयास था। एकदम क्लियर है। नेक्स्ट डी नंबर हम लोग समझ लेते हैं। पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति जागृत हुई। क्या हुआ? पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता और देशभक्ति जागृत हुई। आपको याद होगा जब वियना कांग्रेस का, ठीक है, वियना सम्मेलन का उद्देश्य लिखाए थे, तो पॉइंट नंबर 2 में लिखाए थे कि हर संभव यह प्रयास करना कि पूरे यूरोप में कहीं भी राष्ट्रीयता और देशभक्ति जागृत नहीं हो। परंतु 1830 ईस्वी की क्रांति में उनका जस्ट उल्टा, यानी विपरीत हुआ। इसमें क्या हुआ था? यूरोप में राष्ट्रीयता और देशभक्ति जागृत हुई। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक। नेक्स्ट हम लोग ई नंबर पे बात कर लेते हैं। राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, ये तीनों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। एक तो राजनीतिक एकीकरण, यानी कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं, सांस्कृतिक, भाषा, रहन सहन ये अलग हैं, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हैं तो राजनीतिक एकीकरण उनका करने का प्रयास किया गया। संवैधानिक सुधार भी किया गया, यानी संवैधानिक सुधार का कहने का मतलब है कि नियम कानून में पूरा सुधार किया गया और लिखित तरीके से किया गया। राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ। ठीक है, 1830 की जो जुलाई क्रांति है, इससे राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रवाद, ये तीनों का विकास किसमें हुआ? 1830 की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। यानी ये फ्रांस में राष्ट्रवादी आंदोलन 1830 ईस्वी में शुरू हुए। इनका प्रभाव इनके जितने भी पड़ोसी देश थे, यूरोप में इनके पड़ोसी देश थे, जैसे इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी, इन सब में, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन चालू हो गए। जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी कब हुई, कैसे हुई, इनके विषय में जानें। और 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, इन दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत किए। हालांकि यूरोप में राष्ट्रवाद, यह जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, इसके लिए हम लोग 3-4 अलग अलग वीडियो बनाएंगे और समझेंगे। अभी यह चैप्टर आधा अधूरा है, लेकिन जुलाई क्रांति और इनका प्रभाव पूरा हुआ। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, पार्ट 1 यानी भाग 1 नहीं देखे हैं, तो उन्हें भी सर्च कीजिए और देख लीजिए।